व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज फ़रोग नसीम साहब और फवाद चौधरी साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है वो इससे पहले काबीना ने जो है वो भी पास कर दिया और उन्होंने तफसील से भी बताया क्या क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। कुछ तो बड़ी खुशाइंद चेंजेस हैं जो नैब की तरमीम के हवाले से, जिसमें बिजनेसमैन जो है उसको अब हिरासा नहीं किया जाएगा या उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। नैब की तरफ से FBI उस मामले को देखेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल को जो इख्तियार काफ़ी दे दिया गया केस चलाने का या ना चलाने का, वो कंसल्टेंसी करेंगे चेयरमैन नैब के साथ इन तमाम मामलात के अंदर। ब्यूरोक्रेट्स का एक बड़ा लुकुना था कि ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे थे। उसको वज़ीर ख़जाना ने भी आके बार बार कहा कि वो काम इसलिए नहीं कर रहे कि उनको नैब का डर है। उसको भी चेंज कर दिया गया है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट की कोई प्रोसीजर गलती होगी तो उसके ऊपर उसको रिस्पॉन्सिबल करार नहीं दिया जाएगा, ताकि मामलात जो गवर्नमेंट के अगर रुके हुए ब्यूरोक्रेसी के एंड पे 3 साल से तो वो रवा दवा हो जाए। तो ये अगर चीज़ें हो जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो एक बड़ा अच्छा है। लेकिन असल मसला जो आया, कंट्रोवर्सी जो है चेयरमैन नैब की तोसी पर है। पहले तो जो फ़रोग नसीम साहब ने और फवाद चौधरी साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई वहाँ पर ये कन्फ्यूजन बरकरार रही, क्योंकि नैब का ऑर्डिनेंस अभी हमारे सामने तो नहीं आ सका। उसके मुतालिक बाज़गश्त सुनी है, वो इन्फोर्स शायद आज रात हो जाए या कल हो जाए, जब भी प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। काबीना ने उसको अप्रूव कर दी है। उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें तासुर ये उभरा कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसी सूरत में नहीं करेंगे शहबाज शरीफ साहब से, एक मुजरिम चोर डाकू से कंसल्टेंसी इस हवाले से, जबकि फ़रोग नसीम साहब शायद कुछ मुख्तलिफ बात करें। ना सुन लेते हैं क्या बात हुई। अपॉइंटमेंट करेंगे चेयरमैन नैब की सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। मैं बिकॉज आई स्पीक फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट हाउस से मैंने भी नहीं पूछा उनकी क्या इसके ऊपर ओपिनियन है। वह एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहे हैं एक फर्द पे और एक ऑफिस पे। द ऑफिस इज लीडर ऑफ अपोजिशन। यहाँ मॉडल ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो कंसल्ट करेंगे नहीं, सदर साहब कंसल्ट करेंगे दोनों से। सर और कुछ हो तो सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत भी उनमें खुद शर्म हया हो तो खुद ही ओहदे से लहदा हो जाए। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मौजूद है। फवाद साहब बहुत वार्म वेलकम। ये कल आपने भी बड़ा कैटेगरिकली कहा प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे कि वो शहबाज शरीफ से किसी सूरत कंसल्टेंसी नहीं करें। कल भी फ़रोग नसीम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, अपोजिशन लीडर से तो बात करनी पड़ेगी। तो अब इसका दरमियानी हल ये निकाला गया है कि प्राइम मिनिस्टर तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नए ऑर्डिनेंस के अंदर अब ये आया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दोनों से मुशावरत करेंगे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के साथ। ऐसा ही है फवाद साहब? देखिए, इसमें इशू ये है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें ये है कि जो आपका कंसल्टेशन है सेक्शन 6 के तहत जी, वो है प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ इसलिए कंसल्टेशन नहीं बनती थी कि देखें वो खुद एक्यूज है। 7.5 अरब का तो नैब का रेफरेंस उनके ऊपर चल रहा है और हम ये ऐसे ही है, आप चोर से पूछे, बल्कि ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, चोर से पूछ के कि आपका तफ्तीशी कौन होगा वो लगाए। तो जाहिर है ये तो नहीं हो सकता। कोई और महज़ब माशरा होता, जैसे मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब तो खुद ही छोड़ देते पोजीशन और कहते कि कंसल्टेशन के लिए जो है वो आप किसी और से कंसल्टेशन करें। लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं छोड़ी और अनफॉर्चुनेटली किसी भी इखलाकी मोरल का उन्होंने मुजाहरा नहीं किया, तो अब हमने ये किया है कि सेक्शन 6 के अंदर एक कमेटी इंट्रोड्यूस करवा दी है कि जो मैंने कल भी ये कहा था, मैंने आज भी ये कहा है, अपोजिशन के साथ मुशावरत होगी, शहबाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत नहीं थोड़ा होगी। ये क्लियर करें कि जबकि कानून में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑपोजिशन लीडर के साथ होगी, आप कह रहे हैं उनके साथ नहीं होगी। लेकिन ऑपोजिशन आप किसको समझ रहे हैं इस वक्त? क्या किया है कि सेक्शन 6 में तरमीम कर दी है। सेक्शन 6 में हमने एक कमेटी दे दी है, 6 मेंबर्स उसमें अपोजिशन नॉमिनेट करेगी, 6 मेंबर उसमें गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। और ये 12 लोगों की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसकी 1/3 मेंबर जो है वो सेनेट से आने हैं, वो आपस में कंसल्टेशन करके तो नए चेयरमैन का जो फैसला है वो कर लेंगे। उस वक्त तक मौजूदा चेयरमैन जो है वो कंटिन्यू करें। तो फवाद साहब ये बाकायदा वोटिंग होगी इस पार्लियामेंट्री कमेटी की, और वोटिंग का जो नतीजा होगा उस पर फिर फैसला हो जाएगा, ऐसा है? जी, वोटिंग होगी जी, अपने अपने नाम दे देंगे। उन नामों के ऊपर कंसल्टेशन हो जाएगी और फिर उस पर वोटिंग हो जाएगी। अच्छा, वोटिंग होगी। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। तो इसमें टाइम
कभी कोई रिस्ट्रिक्शन होगी उस पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर कि आपने इतने दिनों के अंदर जो है ये वोटिंग करनी है इसके ऊपर? कामरान, होता यह है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उनको अमूमी तौर के ऊपर कानून में उनके ऊपर टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती, क्योंकि पार्लियामेंट का एक समझा जाता है एक एहतराम की बात है। और ये जो रूल्स बनाएंगे कमेटी, अपने जो रूल्स बनाएगी उसमें वो टाइम फ्रेम अपना तय कर लेंगे। कानून में टाइम जो फ्रेम जो है वो तय नहीं किया। तो फवाद भाई ये लेकिन रूल की वही पोजीशन होगी एज अ बाइंडिंग मैंडेटरी, क्योंकि देखें ना, अगर ऑपोजिशन लटकाना चाहे मामले को और वो कहे जी हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, उसका क्या हल है? नहीं, वो तो रूल्स तो बाइंडिंग होते हैं, लेकिन अगर अपोजिशन ना चाहे कमेटी तो नहीं चलाएगी, तो वो उस सूरत में फिर जावेद इकबाल साहब कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छा, उस सूरत में वो कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छा सर, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि 1/3 लोग जो है वो सेनेट से आएंगे। तो मेरी अपनी इतला के मुताबिक जो है 1/3, पहले तो आपसे पूछ लेते हैं, 1/3 जो सेनेट से आएंगे उसमें भी कोई प्रपोर्शन रखा हुआ है आपने कि इतने गवर्नमेंट के होंगे, इतने ऑपोजिशन के होंगे? ऐसे अच्छा, ऐसा ही है। और इसमें ऑपोजिशन, क्योंकि सेनेट में तो आई थिंक कोई 9 पार्टियां जो ऑपोजिशन की हकदार समझती हैं अपने आप को, 3 तो मेन ही निकाल लें आप, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो गई, और इसके अलावा बेताशा पार्टीज हैं। तो उसमें आप किस तरह ऑपोजिशन को की पार्टिसिपेशन लेके आएंगे बीच पे? फवाद साहब, है कि पहले तो बड़ा बात होगी ना कि 6 लोग हुकूमत से होंगे, 6 लोग जो हैं बिल्कुल ठीक वो है। अपोजिशन से होंगे। अब जो अपोजिशन से 6 लोग आने हैं, उनकी जितनी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर जो है वो आएंगे। यानी अगर आपके पास अच्छा, पार्टी के लोग आएंगे, PMLN के लोग आएंगे और उस तरह से बाकी जमातों से, वो उनकी प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक फिर लोग आएंगे। बिल्कुल सही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने ये बताई, हो सकता है आपने पहले ही बताया हो लेकिन मेरे इल्म में इजाफा हुआ है कि वोटिंग के जरिए अब चेयरमैन नैब जो है वो बनेंगे, जो अगर मुशावरत नाकाम होती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो फिर पार्लिमानी कमेटी जो आप लोग बना रहे हैं उसके अंदर वोटिंग होगी, वोटिंग से बनेंगे चेयरमैन नैब। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है। सर, एक ये बता दीजिए कि आपका कुल्ले ईमान की हद तक यकीन है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इतने बड़े मुजरिम हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन नून लीग ये कहती है कि वो एक मुलजिम है। मुलजिम तो कोई भी हो सकता है। अगर इतने बड़े मुजरिम होते तो सबसे पहले तो वो एज अ MNA डिस्क्वालीफाई होते, और जब वो MNA डिस्क्वालीफाई होते तो ऑपोजिशन लीडर रहते ही ना। तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की का बहाना है जस्टिस साहब को कंटिन्यू करने के लिए, अपने पसंद के बंदे को लाने के लिए, जो शहबाज शरीफ को मुलजिम का बहाना लगा के, क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन तो हैं, इतने बड़े मुजरिम तो नहीं है वो। बात ये है कि वो अगर तो ये मामला इंक्वायरी के स्टेज के, तो फिर भी ये इंक्वायरी से निकल के इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो रेफरेंस फाइल हो गया, तो नैब ने शहबाज शरीफ साहब को मुजरम डिक्लेयर कर दिया, और वो जो है वो उनके खिलाफ केसेस परसू कर रही है, और उनके जो सारी एविडेंस वो सारी आप देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो फ्रेंकली इसलिए अभी तक जेल नहीं गए ना कि केस नहीं फैसला हुआ, वरना उनके खिलाफ केस तो जो है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है। लेकिन अब इस स्टेज के ऊपर ये कहना कि उनसे ही मशवरा लिया जाए, ये मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती की बात है और सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बजाय अगर शहबाज शरीफ सिंसियर होते अपनी पार्टी के साथ, तो वो कहते हैं कि जी मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से फिलहाल अपना रिजाइन करता हूँ, आप कोई और लीडर ऑफ द अपोजिशन बना लें, वो जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो फिर देखिए, तो कहिए कि जो प्रोसेस है वो अख्तियार नहीं किया। लेकिन फवाद साहब, वो देखें, जिस तरह आशारा स्कीम में लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत भी की और केस के मतलब भी बताया कि शहबाज शरीफ का दामन बिल्कुल साफ है, तो वो उनका तो कहना है कि मैं TT से भी निकला हूँगा। तो आप पहले ही प्रिज्यूम क्यों कर रहे हैं कि वो मुजरिम है और उनको ऑपोजिशन लीडर के वो लायक ही नहीं है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए अगर उनमें शर्म हो? पहली बात तो ये है कि अगर आशियाना हाउसिंग स्कीम में हाई कोर्ट का ये फैसला है कि उनके ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर तो हाई कोर्ट को केस क्वाश कर देना चाहिए था ना, फिर तो जमानत नहीं होनी चाहिए थी, फिर तो केस खत्म होना चाहिए था। हकीकत यह है कि ऐसा फैसला नहीं है, और उन्होंने हाई कोर्ट ने अपनी जो रीजंस दी हैं वो जमानत के लिए उन्होंने दी हैं, उन्होंने केस खत्म करने के लिए नहीं कहा, वरना केस खत्म हो जाता। दूसरी बात यह है कि ये आपकी बात कि वो यहाँ से भी निकल आएंगे, वो हो सकता है निकल आए और हो सकता है कि ना निकले,
लेकिन इशू ये है कि इस वक्त जो है वो नैब उनके खिलाफ केसेस प्रोसिक्यूट कर रहा है और, और ये कह अब ऐसे और आपको पता चले कि एसपी पूछ रहा है उस बंदे को बुला के कि ये मैं तफ्तीश किससे कराऊं, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? ये ऐसा मामला है कि जिसमें बड़ा वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और शहबाज शरीफ साहब का कोई हक नहीं बनता कि वो इसमें मुशावरत करें। फवाद साहब, लेकिन ये जिस तरह ये जो टीटीज का केस है उसमें जमानत जो हुई शहबाज शरीफ साहब की, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने कोई जायदाद खरीदी ना, उनकी कोई मलकियत है, उनके अकाउंट में टीटीज आने का कोई सबूत भी नहीं दिया गया, उनके फैमिली मेम्बर्स उनके जेर कफालत होने का बराह रास्त सबूत नहीं दिया गया, प्रोसिक्यूशन के शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम को बतौर नाकाबिल तरदीद सच नहीं माना जा सकता। शहबाज शरीफ पर 26 करोड़ 90 लाख के सासों का इल्ज़ाम तो लगाया गया लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ के ज़राए आमदन साबित करने के लिए नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। नैब ने एतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ किक बैक या नाजायज़ रकम को वसूल करने का कोई इल्ज़ाम नहीं। तो ये लाहौर हाई कोर्ट की ज़मानत में भी उनको तो बड़ा रिलीफ मिला है, तो इसलिए वो कह रहे हैं हम क्यों रिज़ाइन करें, हम क्यों शर्म खाएं, हम तो मुजरिम है ही नहीं। फैसले के खिलाफ नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और नैब ये के 2-3 पॉइंट्स है। पहली बात यह है कि नैब कह रही है कि जी ये कहते हैं कि ये सारे अकाउंट्स मेरे बच्चों के हैं और अभी भी आप देखिए कि जब लंदन में केस डिसाइड हुआ सलमान शहबाज का और आप के प्रोग्राम में भी वो आए तो ये जो केस डिस्कस हुआ तो उन्होंने ये कहा कि ये देखिए इसको शहबाज शरीफ की बरियत के तौर पे लेना चाहिए। पाकिस्तान की अदालतों में उनका क्लेम है कि सलमान शहबाज से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो जानते हैं कि उन्होंने पैसे कैसे बनाए हैं और ये भी कहते हैं शरीफ फैमिली कि हमारे बच्चे तो बाहर रहते हैं लिहाजा उनका पाकिस्तानी लॉज उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। लेकिन जो अरबा रुपया 7 अरब 33 करोड़ रुपया टू बी प्रिसाइज शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में जो है जो आया और इसके अलावा जो नुसरत शहबाज जो उनकी बेगम है उनके अकाउंट में आया, उनके बच्चों के अकाउंट्स में आया, वो अकाउंट्स देखिए किसी पहले एक तो होता है ना कि किसी को आपने पकड़ लिया उसने बयान दे दिया तो केस बन गया, ये सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और जो नैब का जो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में नैब गई हुई है, नैब कहता है कि जी सेक्शन 9 जो है नैब ऑर्डिनेंस का उसके मुताबिक अगर मेरे इनके अकाउंट में अरबा रुपया आया है जिस तरह से इस केस में 7.5 अरब रुपया आ गया तो आपने जवाब देना है कि वो पैसे। फवाद भाई, आप सारी बातें सही कह रहे होंगे लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि उनका ये एक अपना मॉरल ग्राउंड उन्होंने ये लिया हुआ है रिजाइन ना करने का या शर्म ना खाने का, आपके कहने के बावजूद वो ये है कि देखिए जी अब तक का जो हतमी फैसला लाहौर हाई कोर्ट का है उसके अंदर तो उन्होंने बता दिया कि मेरी कोई करप्शन नहीं है, मेरी कोई टीटी नहीं है, मेरी कोई गैर कानूनी असासे नहीं है, कोई इनकम ज़्यादा मेरा असासा नहीं है। अब तक का जो फैसला वो तो यही है, वो तो अब आप जो फरमा रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेगी तो करेगी, अभी तक का तो ये फैसला उनके हक में आया हुआ है। नहीं ना, उनके हक में आया होगा लेकिन जो तफ्तीशी है वो इसको एग्री नहीं कर रहा और आपने तफ्तीशी लगाना है। अब आप बताइए ना, मुझे आप बता दें कि ठीक है हाई कोर्ट ने कह दिया कि उनके अकाउंट में 7.5 अरब रुपया एक और जो 25 अरब रुपया एक आ गया है वो साबित करना नैब का काम है कि वो करप्शन से आया है। हमारे यहाँ जो कानून ही सारा बदला गया था वो ये गया था कि देखिए आप 34-35 अरब रुपया एक शख्स के अकाउंट में आ गया है, वो कह रहा है जी मैंने कहां से आए, ये तो मेरे ख्याल में तो बड़ी ज्यादती की। ठीक है, अच्छा अब मुझे अब जरा ठीक है सर शहबाज शरीफ को जरा एक लम्हे के लिए कामरान साहब मैंने एक सेकंड जी बताइए। आपके अकाउंट में रातों रात जो है वो 10 अरब रुपया ट्रांसफर हो जाए। आप सही कह रहे हैं, अल्लाह करे आ जाए। वो आपसे पूछे कि कामरान शाह साहब ये बताइए ना 10 ज़बान मुबारक हो आपकी तो आप आगे से क्या कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं आगे से कहूंगा जी अल्लाह ताला का फजल है और मनी ट्रेल दे दूंगा इंशाल्लाह, जायज तरीके से आएगा जब कभी भी जिंदगी में आया तो। लेकिन ये आपकी बात मैं समझ गया हूँ, यू आर राइट है, ठीक है। अच्छा फवाद भाई मैं आगे चलता हूँ। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं प्राइम मिनिस्टर को ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो क्या सेंटीमेंट रखते हैं शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक, जरदारी साहब के मुतालिक। मैं इधर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो एक ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन अब इससे तासुर जो उभर रहा है, जो ऑन द रिकॉर्ड तासुर उभर रहा है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि इमरान खान साहब के कारकुन भी रहे और उनके लगाए हुए प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको डेरोगेट वे में नहीं कह रहा, मतलब उनके नुमाइंदे हैं, पुट इट दिस वे, जो कि इमरान खान साहब की फिलॉसफी के साथ खड़े हुए हैं, वो आपके बकौल एक चोर, करप्ट, बेशरम ऑपोजिशन लीडर से मुज़ाकरात करेंगे और प्रेसिडेंट ऑफिस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तहरीक इंसाफ के फलसफे को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर करना नहीं चाह रहे। ये कोई जाती जंग है शहबाज शरीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर की कि वो चाहते नहीं उनको लेटर भी लिखना, एड्रेस करना, उनको सब बैठना एक छत के नीचे। पूरा आधा घंटा लगा के आपको फिलॉसफी बताई है इसके पीछे, और फिलॉसफी यही है कि इसके ऊपर कंसल्टेशन जो है
वो उस बंदे से पूछ के नहीं होनी चाहिए जिसकी उसने तफ्तीश करनी है। ये सिंपल फिलॉसफी है। आप प्रेसिडेंट साहब उनको खत लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, अच्छा, ये भी नहीं पता अभी। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब का मेरी उनसे चूंकि बात नहीं हुई है इस मौजू के ऊपर, और जब होगी तो वो जाहिर है प्रेसिडेंट साहब ने अपना फैसला जो है वो करना है। लेकिन प्रेसिडेंट हाउस तो आपको मालूम है कि लेकिन फवाद भाई बात ये है कि देखें, अभी तक का कानून ये था कि प्राइम मिनिस्टर करेंगे, वो तो निकल गए बीच में से। अब आप उनको रिप्लेस करने के लिए एक नया कानून लेके आ रहे हैं, तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मैंडेटरी नहीं होगा कि आपने कंसल्ट करना है? या आपको लगता है वो भी इतना खुला पॉलिटिकल ओपिनियन ले सकते हैं जो शायद प्रेसिडेंट को नहीं सूट करता, कि वो इतना खुला पॉलिटिकल ओपिनियन लें कि जी ये तो करप्ट है, ये तो जो है इनको शर्म नहीं आ रही, मैं तो इनसे नहीं करूंगा? वो ले सकते हैं आपके ख्याल में? ये उनकी पोजीशन ये गवारा करती है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से चूंकि मेरी उनसे बात नहीं हुई है, तो आई कैन नॉट टॉक ऑन हिज बिहाफ राइट नाउ कि उनकी क्या ओपिनियन है। और दूसरी बात यह है कि वो अब जाहिर है कि एक इंडिपेंडेंट वो हुकूमत का हिस्सा तो ज़रूर है, वो सरबराह है बल्कि हुकूमत के, लेकिन उनकी एक ओपिनियन अपनी होगी, और वो जो ही मेरी उनसे बात होगी या वो लेकिन सर मुझे वो आपकी बात ठीक है, आपको नहीं पता उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो आपके पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, हमारे भी प्रेसिडेंट हैं। तो क्या अगर वो ये पोजीशन लेते हैं कि मैंने उनसे बात करनी है क्योंकि अब ये मेरे में मैंडेटरी हो गया, ऑर्डिनेंस आया हुआ है, तो इससे आपकी पीटीआई की स्पिरिट या पीटीआई की फिलॉसफी जो है उसको कोई जख्म नहीं पहुंचेगी? यू विल बी ऑल राइट विद दैट? प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को कि वो बात करें? बेशक देखिए, अगर आप मेरी जाती राय पूछेंगे तो मैं प्रेसिडेंट साहब को कहूंगा कि आपको भी कंसल्टेशन से इनकार कर देना चाहिए, और अच्छा, हमें सीधा जो है जो कमेटी बनी है हमें उसमें जाना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सबसे मोहतरम इदारा है पाकिस्तान का, और या तो देखिए आप असूल करिए कि फिर ये होगा कि हर जो FIR है उसका जो मुजरम जिसमें नामजद है वो बताए कि मेरी तफ्तीश कौन करेगा। अगर तो आप ये असूल बना दें तो फिर सबके लिए ये असूल बना दें। आप शहबाज शरीफ साहब के लिए तो ये असूल ना बनाए। आप या तो कमरान शहद साहब आप ये प्लीड करें कि पाकिस्तान के तमाम थानों में यही कानून होना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं, एक शख्स के लिए आप ये कानून बना दें, बाकी सारे पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक सर, ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं ये जानना ही चाह रहा हूं कि आप, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज हैं, ये आपने अपनी जाती राय दे दी, लेकिन बट यू अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोर देन एनीवन एल्स इन योर कैबिनेट में भी, तो क्या प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लेंगे अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ नेगोशिएट करते हैं, या वो माइंड करेंगे इस बात को, चाहे कुछ ना कह सके प्रेसिडेंट को ड्यू टू हिज ऑफिस? नहीं, देखिए माइंड क्यों करना है, प्रेसिडेंट साहब का जाहिर है प्राइम मिनिस्टर से बहुत ही करीबी ताल्लुक है, और वो इस तरह की बात जो है वो कोई नहीं होगी। जो भी लीगल पोजीशन बनेगी, जो भी उनका लगेगा कि वो दुरुस्त है लीगली और मॉरली तो जाहिर है इसकी कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर वो समझते होंगे कि लीगली ये उनकी इंटरप्रिटेशन मेरे से मुख्तलिफ थी। मेरी इंटरप्रिटेशन तो यह है कि हमें कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। जब हमने सेक्शन 6 में बना दी है, कमेटी बना दी है, और अपोजिशन और हुकूमत के मेंबरान उधर कंसल्टेशन कर सकते हैं, तो आप क्यों एक मुजरम से पूछें कि मेरी तफ्तीश कौन करे? सर, और दूसरा जो है ये तो लीगल इंटरप्रिटेशन है, जाहिर है अपने डिपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे सर ये है कि आपने जो कमेटी बनाएगी, अब हम ये समझ लेते हैं अगर प्रेसिडेंट भी ये फैसला ना करवा पाए, ये कमेटी के पास जाएगा, चेयरमैन नैब का मामला, तो क्या उस कमेटी पे भी कोई लीगल बाइंडिंग है कि इनके ऊपर कोई नैब का रेफरेंस ना बनाओ या नैब के ही मुल्जिम हो? क्योंकि अगर शाहिद खाकान अब्बासी उस कमेटी में आ गए, वो तो नैब के मुल्जिम है बकौल आपके, तो वो भी नहीं आ सकते। ये भी कोई कदगन लगाइए, या वो ओपन है, इसका स्टैंडर्ड डिफरेंट है, उसका स्टैंडर्ड डिफरेंट है? देखिए कामरान, बात यह है, एक होते हैं लीगल स्टैंडर्ड्स और एक है मॉरल स्टैंडर्ड्स। कोई भी दुनिया की जो डेमोक्रेसी है वो मॉरल स्टैंडर्ड्स के बगैर नहीं चलती। अब ये जो मॉरल स्टैंडर्ड्स जिसमें आप ये कह रहे हैं कि वो सारे नैब ज़दगान से ही भर देंगे कमेटी को, तो दिस विल अगेन शो कि ये PMLN का या अपोजिशन का जो इखलाकी मयार है वो कितना पस्त है। असूली तौर के ऊपर उनको उन लोगों को आगे लाना चाहिए जो साफ सुथरे हैं, जिनके ऊपर केसेस नहीं है, जिनकी जनरल शोहरत अच्छी है, उस तरह के लोगों को वो कमेटी में नॉमिनेट करें। वो क्यों कमेटी में? नहीं सर देखिए, वो तो आपकी ख्वाहिश है ना फवाद भाई, वो आपकी ख्वाहिश पे कमेटी नहीं बनाएंगे। मैं तो आपसे एक लॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पूछ रहा हूँ। एक सेकंड रुकिएगा जी, कंप्लीट। आपकी ख्वाहिश नहीं है कि साफ सुथरे लोगों को कमेटी में लाना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं फवाद भाई ये पॉइंट नहीं हो रहा इस वक्त एक्चुअली। कहाँ कर नहीं, देखिए ना, इशू ये है, प्रॉब्लम ये है, आप दिल में समझ रहे हैं कि नहीं मॉरली तो ये बात ठीक है, नहीं मैं मुंह पे भी कह रहा हूँ मॉरली ठीक है, लेकिन मैं एक आप नहीं मैं जो दिल में वही मेरे मुंह पे चल रहा है। मॉरली यू आर राइट, मैं आपको लिख के दे दूं अब ये बात, मैं अपने प्रोग्राम में कह रहा हूँ।
लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया, हमने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड है कि जी वो मुल्जिम है तो वो उनसे कंसल्टेंसी नहीं करनी, प्रेसिडेंट भी नहीं करेंगे। मामला पार्लियामेंट्री कमेटी में आएगा, जब आप कानून बना रहे होते हो, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं बेहतर, तो आप सारे लकूनास को जेहन में रख के बनाएंगे ना। तो जो स्टैंडर्ड जिसकी वजह से सारा ये ऑर्डिनेंस आ रहा है कि जी वो कमेटी तक पहुंच जाएगा, उसमें अगर नैब के मुल्जिमान आ जाए तो उसके लिए भी आपको फिर क्लियर कट लिखना चाहिए कि नैब का कोई मुल्जिम गवर्नमेंट या अपोजिशन की तरफ से उसमें नहीं बैठेगा। ये सवाल है कि लिखा है कि नहीं लिखा, बस ये सवाल है मेरा आपसे। नहीं, नैब के मुल्ज़म के बारे में नहीं लिखा। अगेन दोबारा वो तो पोजीशन के भी बारे में नहीं लिखा हुआ। एक चीज है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, एक है लीगल प्रिंसिपल, एक है मॉरल प्रिंसिपल। अब आप मुझे बता दीजिए कि 100% जो पार्लियामेंट है, अगर वो मॉरल प्रिंसिपल्स को के मिनिमम मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर भी कोई अपोजिशन पार्टी नहीं चलेगी, तो फिर तो इखलाकी पस्ती का इजहार है ना मेरे ख्याल में तो। अच्छा, लेकिन ये बड़ा प्रीमेच्योर अभी डिबेट है, तो लेट्स ट्रस्ट दी अपोजिशन के वो ऐसे लोगों को नॉमिनेट करेगी जिनका जो दामन है वो दागदार नहीं होगा। हम ऐसे ही उनको क्यों ये कहते हैं? असल में सर बात ये है कि वो फवाद भाई, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसको आप दामन दागदार कहते हैं, उनको वो कहते हैं कि वो दामन दागदार नहीं है। सारे नैब के इंजीनियर केसेस हैं, गवर्नमेंट के साथ मिल के नैब और पीटीआई गवर्नमेंट ने मिल के बनाए हैं विक्टिमाइज करने के लिए, इसलिए उनकी जमानतें भी हो रही हैं और हुई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो दामन दागदार ही समझते हैं, वो उनके लिए हीरो हैं। तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरा फर्ज है कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इधर नहीं है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन उनका जो कंसर्न है वो आपके सामने रखा है। अगर वो ये काम कर दें कि आपके इसको फ्लॉप करने के लिए, दिखाने के लिए कि जनाब आप इतने हाई मॉरल ग्राउंड पे थे, ले अब हम कमेटी में भी नैब जदगान भेज रहे हैं, अब आप क्या कर लेंगे, उसका मैंने कहा क्या तोड़ है, वो मैं आपसे पूछ रहा था। वो कुछ फैसले तो फिर लोगों पे भी छोड़ने हैं ना, कि लोग ही देख लें कि उनकी मॉरल और इखलाकी हैसियत जो है वो उनकी क्या है। दूसरी बात ये भी मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त जितने केसेस हैं, 5-7 केसेस होंगे जो पीटीआई की हुकूमत ने फाइल किए हैं। अदरवाइज सारे केसेस वो हैं जो हमारे आने से पहले फाइल हुए हैं। सारे केसेस वो हैं जिनकी तफ्तीश भी हमारे आने से पहले मुकम्मल हो, एमएलएन के दौर में शुरू हुए हैं ये, और उनके दौर में मुकम्मल हुए। इसी तरह से जो नवाज शरीफ का या आज मरियम जो बात कर रही थी कि इदारों के ऊपर। राइट सर, आपकी आवाज कट रही है, वो आप सही फरमा रहे हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मेजर जनरल जी आप सही फरमाया। अच्छा ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक तासुर ये है कि वो हर सूरत में जस्टिस जावेद इकबाल साहब को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ताकि इस तरह के सारे ये बना दिए गए हैं कि जी प्रेसिडेंट भी नहीं करेंगे बात, फिर पार्लियामानी कमेटी में अगर कोई मसला होगा तो आप ये बता सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में भी कोई नाम है जो इनके अलावा होगा, वो आएगा नाम सामने ऑब्वियसली, या ये इस तरह ही मामला खटाई में पड़ा रहेगा 2023 तक, यही चलते रहेंगे जावेद इकबाल के आगे नाम आएंगे? काफी डिस्कशन जो है नामों पे भी हुई है, नाम भी आगे आ सकते हैं। और जावेद इकबाल साहब दोबारा भी कैंडिडेट बन सकते हैं या नहीं, या पॉसिबिलिटी नहीं है? जी बिल्कुल दोबारा कैंडिडेट बन सकते हैं, बिकॉज लॉ में ये बात उठा ली गई है, हटा ली गई है, क्योंकि पहले ये था कि बड़ा रिस्ट्रिक्टिव था उसका कि वो लोग ही चेयरमैन हो सकते हैं। अब थोड़ा उसको खुला किया गया और उसमें ये चेयरमैन नैब भी आ सकते हैं। और आपके नज़दीक जो अपोजिशन ने एक ऐलान कर दिया है कि जी हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, आपको उसकी कॉन्सिक्वेंस का पता है कि इससे पहले भी एक सदारती रेफरेंस जो था वो न्यूलिफाई हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या ये भी हो सकता है? उसके लिए तैयार है आप मेंटली? वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाना या कोर्ट्स में जाना वो तो अपोजिशन का हक है, और वो अगर जाना चाहें तो वो मजीद जा सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त ज़ाया होगा और ही टाइम ज़ाया होगा कंसल्टेशन। सही है सर। ये लेटर कब तक अभी कोई है, अभी ऑर्डिनेंस कब तक आ जाएगा, लेटर कब तक लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, ये कब कितना दिनों का टाइम फ्रेम है? ऑर्डिनेंस जो है वो तो प्रेसिडेंट हाउस जो है वो चला गया है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो आज किसी वक्त जो है वो प्रोमलगेट हो जाएगा, और जो खत है वो ज़ाहिर प्रेसिडेंट साहब का एक प्रेरोगेटिव है, वो देखते हैं कि वो कब लिखते हैं। अच्छा फवाद भाई, एक बात जो है वो पता नहीं सीरियस में है या मजाक में आपने ये कहा कि 1 करोड़ नौकरियां तो मिल गई हैं, ये आपने सीरियस एक बात की थी या ये वैसे ही आपने ज़रा लाइटर वे में बात की थी? मैंने बात की, देखिए कामरान साहब, बात यह है कि जब आप कहते हैं कि 5% पे हमारा ग्रोथ रेट है, तो 5% पे ग्रोथ रेट का तो मतलब ही है कि आप जो है वो लाखों नौकरियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन सर हमारा 5% पे तो नहीं ग्रोथ रेट फवाद भाई।
नहीं, इस वक्त 4% के ऊपर है, लेकिन जो हमारी इस दफा का टारगेट है वो 4.8% और फिर 5% है ना। ठीक मैं है। आपसे अर्ज करता हूँ 16.5 लाख लोग जो है वो तो सिर्फ बाहर के मुल्कों में गए। जो कंफ्यूजन है ना, जो आप जो है उसको जो क्लियर नहीं कर पा रहे, सरकारी नौकरियां किसी हुकूमत को करोड़ नौकरी सरकारी नौकरी नहीं क्रिएट दे करना है आपने बिजनेस, ठीक है, वो मुझे पता है आपका आर्गुमेंट। हमने जी देखें, बिल्कुल। अब जी हमने जो बिजनेसेस क्रिएट किए हैं, या इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बंद थी, इस ठीक वक्त है। अपनी फुल कैपेसिटी पे अच्छा चल फवाद रही भाई, लास्ट सवाल, है। वक्त की बड़ी किल्लत है, ये आपका पॉइंट आ गया। प्लीज अब ये बता कंस्ट्रक्शन दीजिए, इंडस्ट्री कोई चीफ चल इलेक्शन नहीं, कमिश्नर अब के खिलाफ तो गवर्नमेंट को रेफरेंस दायर करने नहीं जा रही। नहीं, फिलहाल तो कोई इस तरह, पहले ये नैब के चेयरमैन वाला मामला खत्म होता है तो फिर देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, मैं समझता हूँ, अब भी मैं समझता हूँ उन्हें अपने रवैये जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं आपको रवैया ठीक करना और चाहिए, शोकस नोटिस आया नहीं आपको अभी? नहीं, वो हम भी देख लेंगे इंशाल्लाह, हम भी चले रवैया बेहतर कर चले लेंगे ठीक। इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि पहल उनकी तरफ से बिल्कुल हुई है ठीक, और बहुत उनको अपना राइट। रवैयों पे बेहतरी बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दो चीज़ें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई हैं। एक तीसरी तो मैंने उठाई कि अगर ये जो कमेटी तक मामला जाएगा, पहले तो उन्होंने कहा जी वोटिंग पे अब जो है वो बनेंगे नैब के नए चेयरमैन। ये वोटिंग वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग और बिल्कुल नई थी। और उसके अंदर 1/3 सेनेट के लोग होंगे। अब सेनेट का तो आपको पता है, अब सेनेट वाले आएंगे और मुझे ये भी पता है कि वो ऑड फिगर होगा सेनेट का, तो फिर आई थिंक चेयरमैन तो वही बनेगा जो हुकूमत चाहेगी। अब ये अपोजिशन ने देखना है उसने करना क्या इसका। दूसरा, उन्होंने ये भी बता दिया कि शायद प्रेसिडेंट जो है, और उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कंसल्टेंसी शहबाज शरीफ साहब के साथ, अगर वो वाकईतन ट्रू स्पिरिट रखते हैं पीटीआई की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इन पे नून लीग का मौक़िफ़ लेंगे प्रोग्राम में व्यूअर्स एक ब्रेक के बाद। बस मरीम नवाज साहिबा ने आज जो है अदलिया से लेके इदारों तक सब पे जो है वो उनको मिलाइन करने की कोशिश की। समझ नहीं आ रहा कि वो चाह क्या रही है नून लीग इस वक्त, वो और इस केस के साथ क्या करना चाह रही हैं। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए। मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। ना सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस पे सजा दिलवाई, और फिर उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल ना दे दे, क्योंकि अगर उसने बेल दे दी तो मेरी तो 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। वो 2 साल की मेहनत ये थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जाए, फिर आप इलेक्शन चोरी करते हैं। इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। जो पनामा बेंच के जजेस थे वो हमारे खिलाफ दरखास्त गुजार बने। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया। इतने बड़ी बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीज़ें शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिली। तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। किसी एक फर्द की हरकत को जो उसके ज़ाती मकासद के लिए होती हैं, इदारे का नाम नहीं देना चाहिए। और जब फर्द वाहिद इदारे के पीछे छुपने की कोशिश करता है कि उसके पास अपनी जो एक्सेसेस है उनका जवाब नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब, आप क्या निकालना चाह रहे हैं इससे? उन्होंने साकिब निसार साहब का भी नाम लिया, उन्होंने आसिफ फौज साहब का नाम लिया। ये बड़े रिस्पेक्टेबल क्रेडिबल जजेस हैं। कैलिबरी फॉन्ट जो है वो तो इशू जजेस ने नहीं बनाया हुआ था, ना किसी इदारे ने बनाया था। वो तो उसमें आप लोगों की पकड़ हुई थी और उसके बाद ये सारा मामला चला। आप नतीजा क्या निकालना चाह रहे हैं इस सारे केस में जो नई पिटीशन आपने दायर की है? पहले तो इसका बता दें। देखें, बड़ी साफ बात है, आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, आप जो फैसले आए हैं उनको उठा के देख लें, आप अंपायर की उंगली का जो जिक्र इमरान खान साहब ने किया उसे उठा कर देख लें, आप जो वीडियोस बाहर आती रही हैं, सामने आती रही हैं, उसे उठा कर देख लीजिए। आप आज नैब के चेयरमैन जो हैं उनकी दोबारा से अपॉइंटमेंट जो हो रही है ऑर्डिनेंस के ज़रिए, उसको उठा के देख लीजिए। तो मेरे ख्याल में अब हमारे पास कोई चारा नहीं है माँ सिवाय इसके कि हम अदालत में जाएं और अदालत को कहें कि अगर आप इंसाफ मुहैया करना चाहें तो खुदारा कीजिए। यही नहीं, वक्त आप है उसी इंसाफ अदालत के मुहैया ऊपर करने तो का। हरजा सराई कर रहे हैं। देखे ना, साकिब निसार साहब उसी अदालत का बेंच का हिस्सा थे। खोसा साहब का नाम लिया, मरियम साहिबा ने, वो भी तो आप तो जो जज आपको सजा दे दे वो तो आपके लिए जो है वो अदलिया के म्यार में पूरे नहीं उतरता। तो फिर आप इन जजेस के पास किस तरह जा रहे हैं? ये भी अगर आपके खिलाफ फैसला दे देंगे ये भी गलत हो जाएंगे आपके नज़दीक? जी ठीक है, अच्छा है, तारीख में लिखा जाए, जिसको जो कुछ करना है वो लिखता जाए, लिखवाता जाए। क्या आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद जब लेगेसी पढ़ी जाए, जब हम ही लोगों की आने वाले नस्लें जो हैं 2-3 नस्लों के बाद पढ़ेंगी कि किस किस ने किस किस वक्त क्या लिखा,
तो ठीक है, तारीख में रकम होने दें, मगर कोई बात सामने तो लाए ना। अगर कोई जज अरशद मलिक साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए और माफ फरमाए, अगर उनकी कोई वीडियो आई है तो उस पर खामोशी कैसे हो सकती है? अगर आपने एक ऐसे जज के फैसले की बुनियाद के ऊपर लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है या जेलों में डाला है, जिनकी वीडियो में साफ ये बात सामने आ गई कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, तो फिर सवाल ये उठता है कि अदालत को उस पर कुछ तबसरा कर देना चाहिए, कहना चाहिए कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर अदालत ये कहना चाहे कि इससे कुछ फर्क नहीं वो तो पड़ता, इसका तो फॉरेंसिक ऑडिट होगा ना मुसद्दिक साहब, उसके बाद पता चलेगा वीडियो सही है, गलत है, एडिटेड है, कॉन्कॉक्टेड है। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं, मैं तो आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत को चाहिए कि वो एक मर्तबा फॉरेंसिक ऑडिट करवा दे, या तो ये अच्छा चलें, ये बात हुई। जरा मैं एक और, अब चेयरमैन सेनेट के, सॉरी चेयरमैन नैब पे आ जाए। आप लोगों की वजह से जो आप लोगों पे करप्शन के केस चल रहे हैं ऑपोजिशन लीडर के ऊपर, उसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है कि जस्टिस तारिक साहब जो हैं वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जावेद साहब जो हैं, जस्टिस जावेद इकबाल साहब कंटिन्यू कर रहे हैं, और आपके अपोजिशन लीडर पे कोई केसेस इतने हैं, वो कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनमें शऊर नहीं है, अगर कॉन्शियस हो को थोड़ा सा वो रिजाइन, उसकी वजह सारा ये तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आ रहा है, कमेटी भी बन रही है। वो सुना है फवाद साहब भी कह के शायद प्रेसिडेंट भी बात नहीं करेंगे। तो ये करप्शन का परसेप्शन तो आपके मुतालिक है ना, आपकी लीडरशिप के मुतालिक? जी बिल्कुल। तो पहले तो मैं ये कह दूं, इससे पहले कि टॉपिक बदल जाए, कि वो तमाम चीजें, अभी तो मैं सिसिलियन माफिया का आपको जवाब देना चाहता था, मगर वो तमाम अदालती चीजें जो लिखी गई हैं, जो कही गई हैं, जो वीडियो सामने आई हैं, एक दफा अदालत को उन पे फैसला देना चाहिए कि इस वक्त की अदालत क्या समझती है। हम तो अपील करने का हक रखते हैं ना, तो अदालत को फैसला कर देना चाहिए। और अगर अदालत ये फैसला करना चाहे कि हाँ, तारीख में ये रकम करो, कि बाद में आने वाली अदालत ने भी कहा कि बहुत खूब यही होना चाहिए था, तो ठीक है भाई, आप अदालत में। अब जरा मेरे सवाल चेयरमैन नैब पे आ जाए प्लीज। चेयरमैन नैब पे आ जाते हैं। अब यही बात जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। सवाल ये पैदा होता है कि कानून जो है वो ये क्यों कहता है कि नैब के चेयरमैन जो है उनकी तैनाती सिर्फ 4 साल के लिए होनी चाहिए और दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्यों? ताकि वो ऑब्लाइज फील ना करें गवर्नमेंट के। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ताबे ना हो हुकूमत के। अगर वजीर आजम साहब ने ही सिंगुलरली फर्द वाहिद के तौर पे किसी भी फैशिस्ट हुकूमत, किसी भी फासिकाना हुकूमत में, जिस तरह वजीर आजम जो है वो बादशाह होता है, अगर वजीर आजम ने ही सब अपॉइंटमेंट्स करनी तो फिर सबको उन्हीं की सुननी पड़ेगी। फिर जब वजीर आजम कहेंगे कि मैं इन्हें मूंछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी में डालूंगा राना सनाउल्लाह साहब को, तो फिर हर एक को सुनना होगा, और फिर एक वीडियो भी खुदा को हाजिर नाजिर जान के दिखानी होगी और उनको मौत की काल कोठरी में डालना होगा। अगर वो वजीर आजम साहब बैनुल अक़वामी किसी फोरम पे बोले कि कहता था कि मुझे जेल में डालो, देखो मैंने पकड़ के इसको जेल में डाल दिया। बात ये कि अब तो उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी है ना, अगर आप प्रेसिडेंट भी नहीं लेटर नहीं लिखेंगे, डेडलॉक रहेगा, तो आपकी भी पार्टिसिपेशन होगी उसके अंदर। नहीं, पहले मेरी बात तो सुन। जी, पहले मुझे 1 मिनट गुस्ताखी का मौका दीजिए प्लीज। फिर अगर वो कहेंगे कि मुझे डालना है जेल में, ये कहता था डाल दो, मैंने डाल दिया, तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी को मौत की काल कोठरी में जाना ही पड़ेगा 6 महीने के लिए। अगर किसी के पंखे वो उतरवाना चाहते हैं, किसी के एयर कंडीशनर वो उतरवाना चाहते हैं, उनको मुल्क के कानून, मुल्क के आइन से कोई गर्ज नहीं है, तो फिर जो चाहेंगे वही होगा। यही है मुकदमा। जैसे मैंने जस्टिस अरशद साहब की, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, जिक्र किया, बिल्कुल इसी तरह की वीडियो सामने आई थी, जिसके बाद नैब का रुख बदल गया। तो आप मुझे बताएं कि ये हुकूमत क्या वीडियोस के जरिए चलेगी? कभी एक की वीडियो, कभी दूसरे की वीडियो, कभी तीसरे की वीडियो। जो सर झुका दे उसकी अपॉइंटमेंट्स करते चले जाओ, जो ना सर झुकाए उसकी गर्दन काटते चले जाओ। अब रहा बात कि हमारी, जिसका आपने करप्शन का जिक्र किया, आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, आप नहीं, आपसे मेरा मतलब है इमरान खान साहब या पीटीआई, कि हम, जी हुकूमत ये कह रही है कि हम जनाब शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करना चाहते, तो किससे करेंगे? आपने तो मुकदमा शाहिद खाकान अब्बासी पे भी कर रखा है। फिर वो कह रहे हैं ऑपोजिशन लीडर को चेंज कर ले आप, मुसद्दिक साहब, साफ सुथरा बंदा बना लें। अरे ठहर जाइए ना, उनको हटा देते हैं और उसके बाद शाहिद अब्बासी को लगा देते हैं, मगर ओहो, उनपे भी तो केस किए हुए हैं। अच्छा, उनको भी छोड़ दें, एहसन इकबाल को लगा देते हैं। ओहो भाई, उनपे भी तो केस किए हुए हैं। अच्छा, उनको भी छोड़ दें, राना सनाउल्लाह पे लगा देते हैं, राना तनवीर को लगा दें, उनपे कोई केस नहीं है, शरीफ आदमी है। अरे भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? यानी पूरी पार्टी के अंदर कि कोई शख्स नहीं है जिसके ऊपर आपने केस नहीं डाला। जब आपने कोई फासिकाना चीज करनी होती है, आप कहते हैं फलां के ऊपर केस है, फलां के ऊपर केस है, फलां के। इमरान खान साहब के ऊपर भी केस था जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, केसेस तो इनके बाद में खत्म हुए।
तो इनको इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए थी इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ने की, कि जब आपके केसेस के फैसले हो जाएंगे। सर ये बातें सारी सही है, आपको जावेद इकबाल साहब से मसला क्या है? अच्छे भले मानस आदमी है, इतनी रिकवरी की है नैब ने, अगर नहीं होता कोई कंटिन्यू करने दें, उनको क्या मसला है? एक्सटेंशन के तो वैसे भी आप हक में, अभी आपने पिछले दिनों एक्सटेंशन दी है, तो मसला क्या जी है? एक डेढ़ साल लोग जेलों में रहते हैं इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर, एक डेढ़ साल लोग जेल में रहते हैं, यानी अभी इंडाइटमेंट नहीं हुई होती, अभी कोई ये नहीं हुआ होता कि हाँ हमने तहकीक कर ली है और पता चला है कि ये केस बनता है, उससे पहले। सर बात तो फिर यही है ना कि आप पार्टी उसके अंदर वो कहते हैं कि आप लोग मुल्जिम हैं, आपके लीडर्स मुल्जिम हैं, आपसे कंसल्टेशन क्यों करें ऐसे चेयरमैन नैब की जो आपके स्टेक होल्डर हैं, जो जिन्होंने इल्जाम लगाया हुआ आपको, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आपकी, सदिक साहब? तो फिर ऐसा करते हैं कि जब 2000 अभी आने वाले वक्त में इलेक्शन आएंगे तो यही बात दोबारा कर लेंगे आपके प्रोग्राम पे। मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन आपको ब्रेक से आने के बाद व्यूअर्स ये भी बताऊंगा कि अफवाज पाकिस्तान में बड़ी अहम तब्दीलियां हुई हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो DGI-SI कामयाबी से अपना टेरोर पूरा करके अब कोर कमांडर पेशावर बन चुके हैं। नए DGI-SI जो है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब हैं और बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है, पंजाब रेजिमेंट के वैसे हैं, और इन्होंने कंबाइंड आर्म्स सेंटर बरतानिया से ग्रेजुएशन की है और इन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और NDU से मास्टर डिग्री हासिल की है। तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक कि इनके दौर में जो है, जिस तरह ISI पाकिस्तान की ऑलरेडी टॉप एजेंसी है, ये मज़ीद उसके वक़ार में इजाफा होगा और इनकी इनलाइटेंड एजुकेटेड अप्रोच से DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद साहब की मज़ीद ISI का नाम ऊपर जाएगा। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।